सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस बेटा, थोड़ा सा बीच में ये कट हो गया था। कुछ कॉल वॉल आई थी। तो एक्चुअली बेटा हम कहाँ पे थे, फिर से मैं आपके लिए थोड़ा सा इसको रिपीट करूँगा। जैसे हमने इस मास को अटैच किया था इस स्प्रिंग के साथ, तो देयरफॉर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब हम छोड़ देते हैं तो ऐसे ही रहता है। लेकिन जब हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था टुवर्ड द राइट साइड जब हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स मैंने प्रोवाइड किया, तो उसकी वजह से स्प्रिंग स्ट्रेच हुई, तो ये अपनी मेन पोजीशन से डिस्टर्ब हुई एंड इट हैज़ ट्रेवल्ड सम डिस्टेंस एक्स फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन अप टू पॉइंट पी। ये देखो सी से लेके पी तक कुछ डिस्टेंस एक्स इसने ट्रेवल की। जब हमने इसने एक्स राइट साइड में हमने इसको क्या प्रोवाइड किया, एक एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड किया। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स एक्चुअली स्प्रिंग पे अप्लाई करते हैं, तो ड्यू टू इलास्टिसिटी ऑफ द स्प्रिंग एक रेस्टोरिंग फोर्स वहाँ पे जनरेट होता है, विच इज ऑलवेज अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स, तो वो अंदर की जानिब होगा। ये देखो यही डायरेक्शन है मैंने बनाई है। दिस रेस्टोरिंग फोर्स F will be against the external force and the direction of this restoring force is always towards the mean position। तो ये कोशिश यही करेगा कि मैं इसको वापस लेके आऊँ मेन पोजीशन की तरफ। तो जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, इसको हटा देंगे, तो ये मास वापस आएगा टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, बट ड्यू टू द इनर्शिया यहाँ पे रुकेगा नहीं, इट विल ओवरशूट दिस मेन पोजीशन। ये मेन पोजीशन के ऊपर से चला जाएगा एंड फाइनली जब ये चला जाएगा तो इट विल ट्रेवल सम डिस्टेंस टुवर्ड्स दिस अटैच्ड टुवर्ड्स दिस फिक्स्ड पार्ट। तो देयरफॉर ये कुछ डिस्टेंस इस जानिब ट्रेवल करेगा, तो विच मीन्स इट इज कंप्रेस्ड। अगर ये सरफेस जिस पे ये मास एक्चुअली मूव कर रहा है, अगर ये स्मूथ सरफेस है, तो ऑब्वियसली अगर ये सरफेस स्मूथ है तो देयरफॉर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। हम कहते हैं कि अगर ये स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तब जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना अंदर की जानिब, वो बराबर होगा जितना हमने इसको स्ट्रेच किया है। दैन it will move from C towards the B by traveling the same distance x, बट प्रोवाइडेड द सरफेस इज स्मूथ फ्रिक्शनलेस। लेकिन अगर आपके पास फ्रिक्शन है, स्मूथ उतनी नहीं है, तो याद रखना तो उतना डिस्टेंस से ट्रेवल नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा कम डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। लेकिन यहाँ पे हम एजम्पशन कर रहे हैं कि स्मूथ सरफेस है, मास इजीली उस पर चल रहा है, फ्रिक्शन नहीं है, तो देयरफॉर जब ये स्ट्रेच होगा, स्ट्रेच होने के बाद ये कंप्रेस जब होगा, सॉरी जब ये कंप्रेस होगा, तो कंप्रेशन की वजह से जितना ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उतना ही होगा जितना उसने स्ट्रेचिंग के वक्त ट्रेवल किया था। ठीक है ना। तो याद रखना बेटा, तो हमेशा फ्रिक्शन, ये जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन। जब ये कंप्रेस हो तो वंस अगेन रेस्टोरिंग फोर्स विल जनरेट, बट दिस टाइम टुवर्ड द मीन पोजीशन, तो उसको वापस लेके आएगा किसकी तरफ, इस मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है ना। अब देखो, अभी हमने देखा ये जो CP है, अब यहाँ CB है, ये किसके बराबर है, ये सिंपली x के बराबर है। अब हमने देखा जो भी काम हम यहाँ पे स्प्रिंग करते हैं, चाहे हम कंप्रेस करने के लिए करते हैं या स्ट्रेच करने के लिए काम जो हम करते हैं, तो जो काम हम यहाँ पे करते हैं ये काम स्टोर होता है स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर वही पोटेंशियल एनर्जी हमें निकालनी है, तो बेटा इस मास की पोटेंशियल एनर्जी, अगर वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी द मास दिस m, जब स्प्रिंग को हम स्ट्रेच करेंगे, हम यही वाला केस कंसिडर करेंगे जिस वक्त हमने स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया। तो देयरफॉर फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, so we'll calculate the potential energy of mass m when the spring is pulled stretched from its mean position up to point p such that Cp is equivalent x। तो एज स्प्रिंग, जैसी स्प्रिंग स्ट्रेच होगी तो एक रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगा, सेटअप होगा स्प्रिंग में ड्यू टू इलास्टिसिटी, एंड जैसी रेस्टोरिंग फोर्स वो कोशिश क्या करेगा, इसको मेन पोजीशन की तरफ लाने की। एक बात याद रखना कि जैसी स्ट्रेच चाहे आपका स्मॉल हो या कंप्रेशन अगर स्मॉल हो, तो स्प्रिंग ओबे उस वक्त हुक्स लॉ करती है। स्प्रिंग ओबेज हुक्स लॉ। वी सिंपली स्टेट्स दैट रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेच और कंप्रेस। यानी हुक्स लॉ क्या था कि जो आपका रेस्टोरिंग फोर्स होता है ना, जो स्प्रिंग में जनरेट होता है, वो सिंपली प्रोपोर्शनल किसके बराबर होता है, स्ट्रेच के बराबर होता है या कंप्रेस। जितना आप स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स होगा, जितना आप कंप्रेस करोगे उतना ज्यादा रेस्टोरिंग फोर्स होगा, है ना समझ में। तो हुक्स लॉ वही कहता है। तो ड्यूरिंग स्ट्रेच, अब यहाँ पे हमने स्ट्रेच किया तो ऑब्वियसली स्प्रिंग कौन सा लॉ ओबे आप करेगी, हुक्स लॉ अब यहाँ पे बेटा ओबे करेगी। तो वो मैंने भी लिखा है, जैसे हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पे एक रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट होता है स्प्रिंग में इलास्टिसिटी की वजह से, तो जैसे ही रेस्टोरिंग फोर्स जनरेट हुआ तो देयरफॉर ये हुक्स लॉ ओबे करेगी। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ दिस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। यानी हुक्स लॉ क्या था कि ये जो आपका फोर्स है ना, द रेस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, है ना समझ में। दैट इज रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना समझ में। लेकिन मैं साथ में एक माइनस भी डाल दूंगा। वाई? because this restoring force is always opposite to the डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अगेंस्ट होता है। अब देखो, खुद देखो आप, हुक्स लॉ ये कहता है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स है ना, वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डिस्प्लेसमेंट, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट। देखो बेटा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में ट्रेवल हुआ है, सी से देखो राइट साइड में, लेकिन रेस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड में है।
अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो राइट साइड में होगा, सॉरी रेस्टोरिंग फोर्स राइट साइड में है और डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट साइड में ट्रेवल हुआ है, तो ऑलवेज यूर रेस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू इट, ये हमेशा इसके खिलाफ होता है। दैट इज वाई बीच में हमने क्या डाल दिया, माइनस, दैट्स एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एफ। कुछ बुक्स इस तरह माइनस इस एफ की जाने भी डाल देते हैं, नो प्रॉब्लम देयर। और वी कैन से एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हम रिप्लेस करेंगे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल को कांस्टेंट से रिप्लेस करेंगे, माइनस के इंटू एक्स, या माइनस एफ इज इक्वलेंट के इंटू एक्स, वायर दिस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी के इज कॉल्ड एज फोर्स कांस्टेंट, कि या स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको हम कहते हैं, फोर्स कांस्टेंट, ये इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है ना। दोनों नाम आप इसको दे सकते हैं। तो नेगेटिव साइन मैंने आपको यहाँ पे बोला, ये हमें दिखा था कि रेस्टोरिंग फोर्स ऑलवेज अगेन एक्ट्स अपोजिट टू दैट ऑफ द डायरेक्शन इन विच द डिस्प्लेसमेंट आइदर इंक्रीज और डिक्रीजेस। इनमें सॉरी जहाँ जिन हमेशा डायरेक्शन नॉट डिक्रीजेस, जिन ये हमेशा अगेंस्ट होता है उस डिस्प्लेसमेंट के खिलाफ, यानी डिस्प्लेसमेंट की अगेंस्ट एक्चुअली एक्ट होता है। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें रेस्टोरिंग फोर्स होता है, ठीक है ना। So therefore simply we will get fx, this f is equivalent to minus k into x, is equivalent minus k into x, where k is constant of proportionality called as force constant or spring constant। चलो यहाँ तक तो हो गया। अब हम सपोज करेंगे ये जो ब्लॉक है, हम सपोज करेंगे दैट इफ ये जो हमारे पास ब्लॉक है, we suppose that the block is further displaced through an infinitesimal small distance। अगर हम अपनी जगह ये सपोज करेंगे ये जो ब्लॉक है इसको हम थोड़ा सा अब और क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा हम और थोड़ा डिस्प्लेस करेंगे अपनी जगह से, क्योंकि वर्क डन निकालना है हमें, कितना काम हमें करना पड़ा, क्योंकि जब भी हम काम हम निकालेंगे वही काम एक्चुअली स्टोर होता है ना इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जैसे हमने अभी ऊपर कहा। तो वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे दैट दिस ब्लॉक इज फर्दर डिस्प्लेस्ड, इस ब्लॉक को हम थोड़ा सा फिर से डिस्प्लेस करते हैं एक छोटे से डिस्प्ले स्मॉल डिस्टेंस, थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू। थोड़ा सा अगर मैं मेंशन भी आपके लिए यहाँ पे करूँगा, फ्रॉम पी टू क्यू, थोड़ा सा मैं ब्लॉक में बनाऊंगा नहीं, इस तरह पी टू क्यू यहाँ से यहाँ तक मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा। इफ सपोज दैट द ब्लॉक दिस मास इज फर्दर डिस्प्लेस्ड थ्रू एन इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिस्टेंस पी क्यू विच इज इक्वलेंट, ये जो डिस्टेंस है ना इसको मैं स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स लिखूंगा, थोड़ा स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर द रेस्टोरिंग फोर्स वंस अगेन हम यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे जो, चूंकि हमने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया है तो यहाँ पे एक एजम्पशन हम लेते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स वो क्या रहता है, वो प्रैक्टिकली कांस्टेंट रहता है, अनचेंज्ड रहता है, ठीक है ना। चूंकि एज इंक्रीज इन लेंथ इज वेरी इन्फिनिटेसिमल, इट इज वेरी स्मॉल, तो देयरफॉर वहाँ पे जो रेस्टोरिंग फोर्स इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट। देयरफॉर व्हाट इज द वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ हियर, तो हम इंक्रीज कर रहे हैं लेंथ, इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा लिखूंगा, सपोज, बाकी आप लिख लेना बीच बीच में जो मैंने आपको बोला, सपोज दैट द ब्लॉक इज फर्दर डिस्प्लेस्ड थ्रू एन infinitesimally small distance pq is equivalent dx, ठीक है ना। here we consider restoring force to stay constant, why, as distance traveled is very small, ठीक है ना। तो therefore सिंपली में मुझे बता वर्क डन in increasing the length of the spring, therefore work done in increasing the length of the spring, work done in increasing the length of the spring by dx is given by, तो therefore जो काम अब हम देखेंगे, चूंकि हमने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया है, तो जब हमने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया हम कंसिडर करते हैं कि रेस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट रहता है। तो देयरफॉर बेटा मुझे ये बता, हमने इसको थोड़ा सा इस डिस्प्लेस करने में हमें कितना काम करना पड़ेगा, दैट्स अ स्मॉल वर्क डन हैज टू बी डन, दैट्स डब्ल्यू इज सिंपली इक्विवेलेंट टू फोर्स इनटू
दिस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट्स फोर्स F इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल हुआ dx। अब वो F किसके बराबर है आपके बेटा? अब देखो यहाँ पे एक्चुअली हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, दिस इज एक्सटर्नल फोर्स। अब देखो एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द रेस्टोरिंग फोर्स, ठीक है ना। हियर मैं रादर एक्सटर्नल इसको लिखूंगा, F external is equivalent to minus F. Why? Because external force is always equal and opposite to the restoring force. External force और restoring force तो बराबर होते हैं लेकिन opposite होते हैं एक दूसरे के। तो therefore F external minus Fx है, ये F किसके बराबर है? माइनस, तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। तो dW will be equivalent to simply kx dx। आया ना समझ में? F एक्सटर्नल है बेटा, F एक्सटर्नल किसके बराबर है? माइनस F, यानी F एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट टू रेस्टोरिंग फोर्स। अब माइनस F किसकी? F है माइनस के एक्स, अब माइनस F किसके बराबर हो गया? प्लस के एक्स। तो दैट्स वाई dW विल बी इक्वल टू के एक्स dx। आया ना समझ में? तो देयरफॉर बेटा दिस इज द स्मॉल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द ब्लॉक फ्रॉम P2। क्यों ना, मुझे टोटल वर्क डन बताओ। दैट्स वर्क डन इन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय एन अमाउंट x। नाउ total work done in increasing the length of the spring by an amount x। वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? जस्ट बाय इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन बिटवीन लिमिट 0 टू x। अब यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताऊंगा, दैट्स इंटीग्रेट dw इज इक्वल इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक? 0 टू x फ्रॉम हमने x ये मीन पोजीशन पे 0 उसकी लेंथ रिप्रेजेंट करती है और स्ट्रेचिंग 0 है ना मीन पोजीशन पे। अब देखो कितना हमने इसको ट्रेवल खींचा, इसको x डिस्प्लेसमेंट में इसको ट्रेवल किया, तो टोटल कितना काम करना पड़ा है हमें फ्रॉम इस मीन पोजीशन से पॉइंट P तक लेके जाने में, इंटू वो हो गया kx dx। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखो, आपके पास एक और क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है जो यहीं से डिफरेंशिएट होगा, बाकी वो सेम ही रहेगा। दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑलरेडी स्ट्रेचड स्प्रिंग। अगर आपके पास ऑलरेडी एक स्ट्रिंग स्ट्रेच हुए है, स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है, तो उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? तो बेटा वंस अगेन आपने उस वक्त क्या करना है, ये वर्क डन ऐसे ही रहेगा। उस वक्त हमने देखा एक तो ऑलरेडी स्ट्रेच हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर वो स्ट्रेच हुए x1 तक, तो देयरफॉर हम उसको स्ट्रेच करेंगे x2 तक, तो देयरफॉर सिर्फ इसमें लिमिट चेंज करना है उस वक्त x1 टू x2। यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रेच नहीं हुई थी, हमने जीरो वो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे थी स्प्रिंग, तो इक्विलिब्रियम से हमने उसको स्ट्रेच किया अप टू सम लेंथ x। लेकिन अब अगर आपके पास एक स्प्रिंग है वो ऑलरेडी स्ट्रेचड है अप टू x1, तो देयरफॉर आप उसको x2 तक स्ट्रेच करना चाहते हो, तो देयरफॉर यहाँ पे लिमिट आपने देना है x1 टू x2। बस इतना ही करना है, बाकी जो भी मैं करूँगा वो सेम रहेगा, वो लास्ट में मैं बताऊँगा उसका भी आंसर क्या आएगा, तो वो आप खुद कर लेना, ठीक है ना। तो देयरफॉर आप बेटा आप इसकी इंटीग्रेशन करो, तो देयरफॉर डब्ल्यू डी एंड दिस इंटीग्रल कैंसिल आउट, के बाहर आएगा, तो देयरफॉर इस डब्ल्यू विल बी इक्वलेंट टू के बाहर आएगा, इट इज़ इंटीग्रल ऑफ 0 टू x डी एक्स। तो x की इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट ये बन जाएगी k इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 बिटवीन लिमिट 0 टू x। अब अपर लिमिट x ही लिमिट है, लोअर लिमिट तो 0 हम दे नहीं सकेंगे, तो देयरफॉर ये बन जाएगी, देयरफॉर w इज इक्वलेंट 1/2 बाहर आएगा, k इसी तरह है, x को x ही लिमिट लगेगा x स्क्वायर। तो देयरफॉर दिस इज द टोटल वर्क डन, 1/2 है कि x स्क्वायर इज द टोटल वर्क डन in displacing this mass from its mean position to the point P, ठीक है ना। अब this work done is stored in the spring in the system, we rather say as its potential energy at point P। यानी जब हम ब्लॉक को डिस्प्लेस करेंगे ना अपनी मीन पोजीशन से, कुछ ट्रेवल कुछ डिस्प्लेसमेंट s उसको या डिस्टेंस s उसको ट्रेवल कराएंगे अप टू पॉइंट P, तो देयरफॉर जो काम वहाँ पे हमने किया वही वो ये काम है, जो हम काम हमने वहाँ पे इसको डिस्प्लेस करने में वो काम कितना 1/2 है के एक्स स्क्वायर। अब यही काम एक्चुअली स्टोर होता है स्प्रिंग में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो देयरफॉर दिस इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, दिस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ठीक है ना। तो देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट ए किसके बराबर है? इट इज 1/2 के एक्स स्क्वायर, है ना समझ में। सो देयरफॉर दिस वर्क डन इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग एज पोटेंशियल एनर्जी, दिस वर्क डन इज stored in the spring as potential energy of spring। तो therefore हम potential energy of spring is equivalent to 1/2 k x square, या potential energy of the system ये mass plus spring that's equivalent to 1/2 k x square, है ना समझ में बेटा। सो therefore इसी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो
कुछ थोड़ा सा मैं फर्दर इसमें जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, चलो मैं बाद में बताता हूँ। नाउ ये आपको मिली इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता चली अब वो किसके बराबर है, 1/2kx²। वाइल आप देख सकते हो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे डिपेंड करते हैं आपकी, एक तो स्प्रिंग कांस्टेंट पे, दूसरा इट डिपेंड्स अपॉन द स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ट्रैवलर, स्क्वायर ऑफ द दिस डिस्टेंस ट्रैवलर बाय द स्प्रिंग। अब देखो एट पॉइंट, अगर हम देखेंगे पॉइंट पी पे ब्लॉक 1 सेकेंड रेस्ट पे है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम यानी ये एक्सट्रीम पोजीशन इसकी बन जाती है। यानी कि डायग्राम की तरफ देखो, देखो बेटा ये इसकी मीन पोजीशन है, अब इसको हम कहते हैं इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, और इसको भी हम एक्सट्रीम पोजीशन कहते हैं, बिकॉज ये मीन पोजीशन से यहाँ गया, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ हमने इसको लेके गए, फिर से वापस आया, फिर यहाँ चला गया। इट्स सॉर्ट ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, यू विल कम टू नो दैट। तो देयरफॉर हम कहेंगे बेटा एट पॉइंट पी, अगर हम पॉइंट पी की बात करेंगे, यहाँ पे 1 सेकेंड जैसे हमने इसको यहाँ तक लेके आए, तो यहाँ तक एट पॉइंट पी एट एक्सट्रीम पोजीशन, वो रिमेंबर बेटा यहाँ पे ये रेस्ट पे है, इस पे जिस तरह ये पॉइंट सी पे पहले रेस्ट पे था, पहले जब हम इसको छोड़ दिया, जिस तरह यहाँ पे रेस्ट, अब जब हमने इसको स्ट्रेच किया ना, स्ट्रेचिंग की बात हो रही है, अब इसको छोड़ दो, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग एट पॉइंट पी विल से एट पॉइंट पी the block is at rest, hence kinetic energy of the system at point P is 0। यहाँ पे पॉइंट P पे इन एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0। यहाँ पे फुल्ली जो इसके पास एनर्जी होगी वो बेटा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तभी हम पेंडुलम में भी देखेंगे, जब आप उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके जाते हैं ना, एट एक्सट्रीम पोजीशन उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, उसके पास वहाँ पे टोटल एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। वही मैं लिखूंगा एट पॉइंट P, हम जब देखेंगे एट पॉइंट P आपके पास दी ब्लॉक इज एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट पे है, तो देयरफॉर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना, काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की होगी वो 0 होगी, बिकॉज रेस्ट V इज 0, 1/2 mv²। अब V जब 0 है तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी। लेकिन जब हमने इसको छोड़ दिया एट पॉइंट, नाउ एट सब्ट्रैक्शन एट पॉइंट C, लेकिन जब ये पॉइंट C पे वापस आ गया तो देयरफॉर उसने इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बना, 0 बना ना, क्योंकि इस वक्त डिस्प्लेसमेंट x था, यानी एट एक्सट्रीम पोजीशन एट पॉइंट P डिस्प्लेसमेंट वाज x, डिस्प्लेसमेंट कितना था, x था, तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था एट एक्सट्रीम पोजीशन, लेकिन काइनेटिक, तो बीच में जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम था तो देयरफॉर 1/2kx² आपके पास x है, तो देयरफॉर उसके पास टोटल एनर्जी जो होगी एट पॉइंट P, काइनेटिक एनर्जी 0 बट पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वहाँ पे, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। लेकिन जब एट पॉइंट C, जब आप इसको पॉइंट C पे वापस जब ये पहुंचेगा, तो देयरफॉर ये पहले यहाँ तक, जब पहले हम इसको P पे लेके गए तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी क्योंकि ये रेस्ट पे था यहाँ पे, लेकिन जैसे हम इसको वहाँ पे छोड़ दे तो ये वापस आएगा, तो जैसे ही वापस आ गया पॉइंट C पे तो ये डिस्प्लेसमेंट 0 बन गया, क्योंकि वापस पॉइंट C पे आ गया। तो लेकिन जब ये पॉइंट C पे आ गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 बन गई, ठीक है ना। दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल नाउ बी 0, बिकॉज जब K 1/2, चूंकि पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, इट इज 1/2 mv²। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की क्या बराबर है, 1/2kx²। अब जब x 0 बन गया तो एट पॉइंट P पोटेंशियल एनर्जी 0, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे इसके पास क्या होगी, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी इस वक्त में जो पॉइंट P पे, तभी ये रुकता नहीं है, पॉइंट C पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तब ये वहाँ पे जाके रुकता नहीं है। विच मीन्स एक्चुअली आप एक चीज़ इसमें गवर्न करोगे अब, कि यहाँ पे एक्चुअली पहले देखो द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, जब सिस्टम रिटर्न करता है पॉइंट C से, इट अपियर्स एज एन इक्वल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो पहले ये था एक्सट्रीम पोजीशन पे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, जितना जितना ये मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। जितना जितना सिस्टम मीन पोजीशन से दूर चला जाता है उतना उतना काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होता है, विच मीन द टोटल एनर्जी रिमेन्स द कांस्टेंट। जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है, सिर्फ क्या होती है, ट्रांसफॉर्म फ्रॉम काइनेटिक टू पोटेंशियल और फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक, ठीक है ना। तो देयरफॉर एट एक्सट्रीम पोजीशन इट इज, इसके पास 1/2 mv², दिस एट मीन पोजीशन इसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। इसी तरह जब आप पॉइंट B की तरफ आप जब देखोगे, जब पॉइंट B पे चला गया, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एट पॉइंट B कैन बी फाउंड एज, हम इसको -x भी ले सकते हैं क्योंकि अगेंस्ट द यहाँ पे जा रहा है। तो वंस अगेन एट पॉइंट B, अगर हम पॉइंट
बी की तरफ देखेंगे, वंस अगेन वहाँ पे आपको बेटा काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलेगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो मिलेगी, क्योंकि ये फिर से यहाँ पे रेस्ट में चला जाएगा। पॉइंट बी तक जब ये पहुँच गया, यहाँ पे रेस्ट पे पहुँच गया पॉइंट बी पे, वंस अगेन वेलोसिटी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वंस अगेन मैक्सिमम। तो पूरे सिस्टम में आप देखोगे इट इज पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी, हियर इट इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन, वंस अगेन काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बिकमिंग जीरो वंस अगेन एट द एक्सट्रीम पोजीशन एंड पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy are interconverting into one another, becoming maximum at one point and minimum at the other point, ठीक है ना। तो जितना काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डिक्रीज होती है उतनी काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, या जितनी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है ना। तो टोटल एनर्जी जनरल में क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। इसको आप प्लॉट भी कर सकते हो बेटा, तो देयरफॉर वी कैन प्लॉट इट लाइक दिस, क्वाइट सिंपल प्लॉट है यहाँ पे। ये हमारी एनर्जी रहेगी बेटा, रेड से मैंने ये बनाई एनर्जी, यहाँ से चला जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट एक्स है, ठीक है ना। तो अब देखोगे, देखो रेड से मैं काइनेटिक एनर्जी बनाऊंगा, मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना। अभी अपने मीन पोजीशन पे देखो, पॉइंट सी है ना मीन पोजीशन, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशन दोनों पे आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। ये देखो, ये एक्सट्रीम पोजीशन मैंने बनाई, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या है, दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज योर बेटा माइनस एक्स, दिस इज प्लस एक्स, ठीक है ना। दोनों पे आप देख सकते हो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, लेकिन दोनों में आप देखोगे जब हम दोनों पॉइंट्स पे देखेंगे, जो काइनेटिक एनर्जी है एट एक्सट्रीम पोजीशंस काइनेटिक एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है। और एट मीन पोजीशन आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मीन पोजीशन पे आप देखोगे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। तो देयरफॉर ये देखो आप कितना ब्यूटीफुल ग्राफ बनता है इसका। तो देयरफॉर टोटल एनर्जी क्या रहती है, मगर वो कांस्टेंट रहती है, दिस इज योर टोटल एनर्जी, ठीक है ना। ये टोटल एनर्जी है, दैट्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये कांस्टेंट रहती है थ्रू आउट द जर्नी। अब जब आप देखोगे जो टोटल एनर्जी रहती है वो कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होते, बिकॉज क्यों, किसी जगह पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, तो किसी जगह काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी में। टोटल एनर्जी इन जनरल रिमेन कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती है, ठीक है ना। तो जनरली में आपको इंटर कन्वर्शन ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाई देगा। तो देयरफॉर बेटा दिस वाज योर दिस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अब थोड़ा सा बात हम करेंगे यहाँ पे, एक पॉइंट हमने पढ़ा था दैट वाज दी फोर्स कांस्टेंट, उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्स कांस्टेंट, थोड़ा सा हम फोर्स कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट भी इसको हम कहते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। देखो बेटा, किसी इक्वेशन अगर आप देखोगे, कुछ पॉइंट्स आप पहले याद रखो। जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये नेगेटिव नहीं होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जब भी आप देखोगे ये आपको पॉजिटिव ही मिलेगी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है व्हेन स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड या कंप्रेसर, जैसे हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं या कंप्रेस करते हैं तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी उससे क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग रिलैक्सड पोजीशन में जीरो होता है, रिलैक्सड इक्विलिब्रियम पोजीशन में, रिलैक्स पोजीशन में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो बन जाती है, ठीक है ना। बाकी अब एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो उसका यूनिट तो ऑब्वियसली ऐसा यूनिट में जूल ही होगा। नाउ स्प्रिंग कांस्टेंट की अगर हम डिफाइन करेंगे, जो फोर्स कांस्टेंट है स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको डिफाइन हम करेंगे अब K इज इक्वलेंट F/x, क्योंकि इक्वेशन से ही निकलेगा। अभी आप देखो, क्योंकि हमें निकला था F इज इक्वलेंट, मैग्नीट्यूड की बात हम करेंगे यहाँ पे K, तो K किसके बराबर आएगा, F/x। तो देयरफॉर दिस स्प्रिंग कांस्टेंट इज सिंपली डिफाइंड एज रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग, है ना। ये F है रेस्टोरिंग, दैट इज restoring force per unit displacement of the spring, ये है restoring force per unit displacement of the spring, ठीक है ना बेटा। तो therefore K is equivalent to F/x which is restoring force per unit displacement of the spring। अब इसका यूनिट आप देख सकते हो, CGA फोर्स है, तो CGA सिस्टम में ये बन जाएगा इसका यूनिट्स, CGA में डायन पर सेंटीमीटर, ऐसा सिस्टम में क्या बनेगा, न्यूटन पर मीटर, ठीक है ना। इसी तरह आप डायमेंशन इसके निकाल सकते हो, फोर्स के होते हैं m/10⁻² हो गया डिवाइड बाई l, तो इसके डायमेंशन बनेंगे ml0 t⁻², क्योंकि l तो खत्म हो जाएगा इसके साथ, ml t⁻², इसके डायमेंशन बनते हैं, ठीक है ना।
अब ये जो आपके पास फोर्स कांस्टेंट है बेटा, दैट इज फ्रॉम दिस इक्वेशन के इज इक्वलेंट एफ बाई एक्स या माइनस एफ बाई एक्स, देयरफॉर जो फोर्स कांस्टेंट एक स्प्रिंग का है वो दैट्स इक्वलेंट टू द स्लोप ऑफ फोर्स वर्सेस स्ट्रेच करो, ठीक है ना, इस तरह भी हम कह सकते हैं। इतना याद रखो, ग्रेटर द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग स्मॉलर विल बी द स्ट्रेच। जितना फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा ना स्प्रिंग का, जितना फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा उतना का एक्चुअली ग्रेटर द फोर्स कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग स्मॉलर विल बी द स्ट्रेच और कंप्रेशन, उतना कम होगा स्प्रिंग में स्ट्रेच या कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग फॉर ए गिवन फोर्स, ठीक है ना। एना समझ में, क्योंकि माइनस यहाँ पे आपको दिखाई इक्वेशन में माइनस भी है आपके पास, इस तरह माइनस है ना इक्वेशन में, तो देयरफॉर वही मैं कह रहा हूँ कि ग्रेटर द फोर्स कांस्टेंट, जितना फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा, माइनस वही डिपिक्ट करता है, फोर्स कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा तो उतना कम वहाँ पे आपको एक्चुअली स्ट्रेच या कंप्रेशन मिलेगा, ठीक है ना। देयरफॉर कहने का मतलब है कि स्प्रिंग विद ग्रेटर फोर्स कांस्टेंट इट्स हैज टू बी स्टिफर देन द स्प्रिंग विथ स्मॉलर फोर्स कांस्टेंट इज सॉफ्ट। यानी एक स्प्रिंग का जितना के ज़्यादा होगा, जितना फोर्स कांस्टेंट उसका ज़्यादा होगा उतनी स्टिफर होगी, इतनी हार्ड होगी, और जितना कम ये वैल्यू इसका होगा एक स्प्रिंग के लिए उतनी वो सॉफ्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल शॉकर्स देखोगे गाड़ी के, शॉकर तो उनका कॉन्स्ट के बहुत ज़्यादा होता है तभी वो उतनी स्टिफ होती है, लेकिन अगर आप छोटे से वो टॉयज़ की तरफ देखो उनका के बहुत कम होता है तब वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। अगर के मोर है देन स्प्रिंग क्या होता है, स्टिफर स्प्रिंग्स होती है। अगर के लेस है तो सॉफ्ट स्प्रिंग्स होती है, सॉफ्ट तो स्प्रिंग्स बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है ना। तो देयरफॉर ये एक्चुअली थोड़ा सा आपने इसमें फोर्स कांस्टेंट के बारे में याद रखना है। एक और चीज़ याद रखना है, ये इस्टेब्लिश किया गया है कि ये जो फोर्स कांस्टेंट है ना कि इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, ये लेंथ से इनवर्स रिलेशन रखता है। स्मॉलर द लेंथ, जितनी लेंथ कम होगी ना बेटा स्प्रिंग की उतना ज़्यादा यहाँ पे फोर्स कांस्टेंट होगा, उतनी वो स्टिफ होगी, खुद आप देख सकते हो। लेस द स्मॉलर द एल, जितनी लेंथ कम होगी मोर विल बी द फोर्स कांस्टेंट, मोर विल बी स्टिफनेस। जितनी लेंथ ज़्यादा होगी कम उतना फोर्स कांस्टेंट होगा, तो देयरफॉर उतनी स्प्रिंग आपकी सॉफ्ट होगी। सो देयरफॉर इसकी अगर आप ग्राफ भी बनाओगे, इसका जो आपका ग्राफ बनेगा इसके लिए दैट्स ये आपका फोर्स कांस्टेंट है, या आपकी लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है, जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, ठीक है ना। दैट्स के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। जितना के ज़्यादा होगा, वैल्यू ऑफ के ज़्यादा उतनी लेंथ कम होगी, ठीक है। जितना लेंथ कम होगी उतना के आपका बेटा क्या होगा, जितनी लेंथ ज़्यादा होगी उतना के कम होगा, ठीक है ना। तो देयरफॉर दिस वाज एक्चुअली दिस वाज समथिंग अबाउट दिस योर फोरकास्ट।